गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस क्लास के अंदर हम जो वैश्वीकरण का बिंदु चल रहा है उसमें आगे की चर्चा करेंगे। हमने वैश्वीकरण का अर्थ जाना, वैश्वीकरण के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है, उसके संदर्भ में हमने चर्चा की। अब हम लोग वैश्वीकरण के स्वरूप की इस स्थिति में एक नए मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं। मुद्दे का नाम है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। अब तक आपने पढ़ा था समाजशास्त्र क्या है। आपने सामाजिक संबंधों के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया और आपने ये माना कि समाजशास्त्र एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके अंदर अंतःक्रियाओं के द्वारा बने हुए संबंधों का अध्ययन किया जाता है और ये संबंध होते हैं, ये संबंध इस आधार पर प्रस्तुत होते हैं कि जिनको हम व्यवहार में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उनके आधार पर एक नई प्रकार की सामाजिक संरचना बन जाती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना तो हमारे समझ में आ रहा था, लेकिन इसमें नई चीज क्या थी? नई चीज यह है कि क्या इसका भी एक अलग से समाजशास्त्र हो सकता है। तो ऐसी परिकल्पना 20वीं सदी में की जाने लगी थी कि भाई वैश्वीकरण का भी एक समाजशास्त्र होना चाहिए। तो पहला मुद्दा तो हमारा यह है कि वैश्वीकरण का समाजशास्त्र है क्या, और दूसरा मुद्दा यह है कि इसमें होना क्या चाहिए, हम किन तथ्यों को लेकर अध्ययन करेंगे। तो पहली बात तो यह है, आज जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी चल रही है उसमें हम वैश्वीकरण के कारण एक परिवर्तित सामाजिक संरचना वाले समाज के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज हमारे व्यवहार बदल गए, जीवन जीने के आयाम बदल गए, प्रतिमान में परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन इस रूप में है कि हम इन परिवर्तनों को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हमें उसमें रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने, जिसके अंदर जो उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं या नव प्रकार्यवादी समाजशास्त्री है, उन सब ने मिलकर यह निर्णय लिया, यह चर्चा प्रारंभ की कि हम समाजशास्त्र के उन आयामों को स्थापित करेंगे जो आयाम बदलते हुए समाज का कारण बता सकें, उसमें बदलाव क्यों आ रहा है इसके बारे में हम अध्ययन कर सकें। अब मैं एक ज्वलंत उदाहरण इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर, अभी ओलंपिक हाल ही में खत्म हुए हैं। अभी ये ओलंपिक जो खत्म हुआ 2020 वाला, इसमें पदक तालिका में भारत की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। कुछ लोग मेरी इस बात से डिक्लाइन करेंगे और बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं है, भारत का 42वां स्थान आया जो अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन है। बिल्कुल बेशक मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अब तक का ये श्रेष्ठ प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। लेकिन एक चुनौती और है, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में अंगुली में गिनने वाले अंडर 10 2 अंकों में नहीं पहुंचने वाले पदक हमने प्राप्त किए केवल 7। क्या ये बहुत बड़ी विडंबना नहीं है? आज हम टेक्नोलॉजी के नाम पे देखें तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। इंटरनेट का हम प्रयोग कर रहे हैं, हम दूसरे देशों से संसाधन आयात कर सकते हैं, सक्षम है, हमारे पास फाइनेंशियल मतलब वित्त बहुत है, हम किसी भी व्यक्ति को हायर कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा नहीं है। हम बहुत ज्यादा फूड सप्लीमेंट्स पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उस श्रेणी के हमारे यहाँ खिलाड़ी पैदा नहीं हो रहे। अब ये चर्चा का बिंदु बना समाजशास्त्र के अंदर, और वो भी कौन से समाजशास्त्र में? वैश्वीकरण का समाजशास्त्र, कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम पदक क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी व्याख्या कैसे होगी? इसकी व्याख्या होगी कि पदक में हम व्यक्तिगत उपलब्धि के नाम पर गर्व से सीना चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए एक व्यक्ति ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, नीरज चोपड़ा ने, और आज आप अंगुली पे गिन सकते हैं कि 20 करोड़ की उसको राशि प्राप्त हो चुकी है। मेरा प्रश्न है सीधा सीधा, इस 20 करोड़ में से अगर 1 करोड़ रुपया इन खिलाड़ियों को पिछले 4 साल में खर्च कर दिया जाता एक्स्ट्रा, ये पदक 7 नहीं 20 हो सकते थे। अच्छे स्तर के स्टेडियम बनते,
विदेशी कोचों को लाया जाता, और कई स्पर्धाएं तो ऐसी हैं जहां भारत ने अपना भागीदारी नहीं दिखाई। तो ये क्यों नहीं दिखाई? हम आज एक वैश्विक समाज में जी रहे हैं। इस वैश्वीकरण की दशाओं में हम चाहें, आपको लगता है कि दौड़ के अंदर अमेरिका बहुत आगे है, आप अमेरिका से कोचेज बुलाइए, भारत के अंदर ट्रैक बनाइए, दौड़ के किस तरह के नियम है, किस तरह की कसरत होती है वो सिखाइए, महंगी दरों पर आप कोचेज को पैसा दीजिए, फैसिलिटी दीजिए। क्यों नहीं यहाँ पे धावक बनेंगे? क्यों नहीं यहाँ पर पीटी उषा के बाद कोई खिलाड़ी बन पाया जो दौड़ में अपना नाम कमाए, या उस स्तर का नहीं बन पाया जो ओलंपिक की रेस में आगे बढ़े? हम केवल कुश्ती पर ही क्यों कायम है? हम क्यों अपना भरपूर समय क्रिकेट को खर्च करते हैं? आपको शायद बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, हमारा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं, हॉकी है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और आज एक अदद पदक के लिए हम तरस रहे हैं। यह है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र, जहां चर्चा होनी चाहिए कि इस समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाए कि हम किसी समाज में जब पूरी सुख सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, तो लाभ लेने के बाद सामाजिक संरचना बनी हुई है हमारी, जो समाज की विशेष प्रकार इस हम चर्चा कर सकते हैं। सेकंड, आप इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो भारत में या तो एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, या सेवा क्षेत्र है। हमारे यहाँ पे बिजनेस नहीं है। अगर हम पूरे भारत की तुलना करें तो गुजरात और महाराष्ट्र ही ऐसे राज्य निकलेंगे जहां पर बहुत ज्यादा उद्योग धंधे लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज बनी हुई है। उन उद्योग धंधों के अंदर, उस इंडस्ट्रीज के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से लोग लगे हुए हैं। अब इसको कैसे पता करें कि वहां उद्योग धंधे ज्यादा है? सीधा सीधा है, किसी क्षेत्र विशेष कि कौन सा विषय अधिक पढ़ते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस। आप देखेंगे एक अंधी दौड़ है साइंस की ओर। कॉमर्स नहीं पढ़ा जा रहा राजस्थान में, मगर गुजरात में हर तीसरा बच्चा कॉमर्स ले रहा है। क्यों? तो उसे पता है वहां इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धंधों में सीए ऑडिटर की जरूरत पड़ती है, वहां जॉब के चांसेस ज्यादा है। ओवरऑल हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पे बिजनेस नहीं होता। शायद यही कारण है कि हमारी गवर्नमेंट साइनिंग इंडिया और मेक इन इंडिया के नाम पर, स्टार्टअप के नाम पर नए नए लोगों को, उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। तो ये कहां से आ रहा है? बहुत से लोग कहते हैं सामान्य भाषा में कि भाई मोदी जी बहुत से देशों में घूमते हैं और घूम घाम के नई नई तकनीक को अप्लाई करते हैं। अब आप सोचिए, जब वो किसी दूसरे देश की संस्कृति के संपर्क में आते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, तभी तो उनको पता चलता है कि वहां की आबो हवा में कौन सा प्रक्रम प्रभावी रूप से चल रहा है, कौन सी स्थितियां वहां पर ज्यादा लाभप्रद है। ठीक है, भारत में श्रम है, भारत में कच्चा माल भी है, फिर ऐसी क्या व्यवस्था है कि भारत में उत्पादन नहीं है? कारण है तकनीक नहीं है हमारे पास। उस कच्चे माल को हम सर पे थोड़ी मार सकते हैं जब तक हमारे पास मशीनें नहीं होंगी, पॉलिश्ड पैकिंग नहीं होगी। हमारे पास बाजार तो है, मगर उत्पादन की नई गुणवत्तापूर्ण तकनीक नहीं है। तो ये तकनीकें हम वैश्विक स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं, और इन वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने वाली तकनीकों को यदि हम आयात करें, उसको हम अध्ययन में शामिल करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तकनीकें किसी न किसी रूप में एक वैश्वीकृत समाजशास्त्र की अवधारणा के अंदर कारगर सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ पर दूसरा मुद्दा उठ के आता है कि वैश्वीकृत वाली जो दशा है, इस दशा के अंदर किस प्रकार की सामाजिक संरचना की बात की गई है। यहाँ जिस सामाजिक संरचना की बात की गई है वो सामाजिक संरचना मूल रूप में है कि यहाँ पर आर्थिक संसाधनों की अभाव की स्थिति पाई जाती है। आप स्क्रीन पर एक पीडीएफ को देख रहे हैं, उसमें मैंने लिखा वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री। तो हमको इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी कि ठीक है, वैश्वीकरण का समाजशास्त्र क्या है, क्या होना चाहिए। समझ में आ गया कि हम लोगों ने विदेशी संस्कृति से कुछ सीखा, लेकिन उसको गेन नहीं किया अर्थव्यवस्था के रूप में, उसे गेन नहीं किया अर्थोपार्जन के रूप में। ऐसी स्थिति के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां एक नई प्रकार की सामाजिक संरचना का एक प्रदर्शन कर पा रही है। अब प्रश्न उठता है कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में हम सब्जेक्ट मैटर के रूप में क्या देख सकते हैं। इसको मैं अभी फिलहाल दो बिंदुओं के आधार पर चर्चा करूंगा। स्थानीय दूरियों की कमी के अध्ययन के रूप में
और आर्थिक एवं वित्तीय वैश्वीकरण के रूप में। आप इसे समझें, किसी भी विशिष्ट विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र यानी स्कोप और सब्जेक्ट मैटर की जब हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार की दशाओं का इसमें बोध होता है। पहला है, अध्ययन क्षेत्र का संबंध उन संभावित सीमाओं से है जिसके अंतर्गत किसी दशा का या विज्ञान का रूप निर्धारित किया जाता है। दूसरी ओर विषय सामग्री से तात्पर्य उन निश्चित विषयों एवं तथ्यों से होता है जिनका वास्तव में किसी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जिस रूप में स्पष्ट किया है उसका संबंध विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के एकीकरण, स्थानीय सीमाओं के परिवर्तन, वैश्विक संस्कृति के विकास, संचार व्यवस्था के साथ सभी देशों का एक दूसरे से जो जुड़ाव है, जो वैचारिक एकीकरण है, वैश्विक आधार का जो पर्यावरण बना है उसका संरक्षण है, तथा राजनीतिक वैश्वीकरण के द्वारा सभी प्रकार की विषय सामग्री है उनसे संबंधित माना जाता है। इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ क्या हुआ कि जब हम वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की विषय सामग्री की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने मुद्दा यह है, पे स्पष्ट किया प्रक्रिया क्या है, तकनीकी और संचार की। यहां हमारी एक नई प्रकार की संस्कृति बनी, उसका नाम हो गया वैश्विक संस्कृति। अब आप कहेंगे साहब ये वैश्विक संस्कृति क्या है? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं और आपको वहां पर किसी कोल्ड ड्रिंक्स या पेय पदार्थ पीने की इच्छा हुई। आप सीधा दुकान पे गए और बोला भैया एक कोका कोला पिला दो या पेप्सी पिला दो। अब ये पेप्सी आपको हिंदुस्तान के किसी पर्यटन स्थल पर भी मिल रही है, ये पेप्सी आपको किसी बड़े मॉल के रेस्टोरेंट में भी मिल रही है, और ये पेप्सी भारत के बाहर यदि आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहां भी आपको मिल रही है। ये नहीं कि आप पेप्सी मांगे और आपको वो माजा पकड़ा देगा। मतलब पेप्सी वैश्वीकरण की दशाओं में एक ऐसी संस्कृति को विकसित कर चुकी है कि आज विश्व के 178 देशों में कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है और आप होंगे कि हमको तो फला, दैट इज वैश्विक कल्चर, ये ग्लोबल कल्चर है। आपने जयपुर का उदाहरण देता हूं, जयपुर में मालवीय नगर में ईपी जो बना है उसमें मैकडोनल्ड का एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो आपको वहां पर विशिष्ट प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। ये व्यंजन मैकडोनल्ड के आउटलेट पे जयपुर में भी वही है, हैदराबाद में भी वही है और लंदन में भी वही है। मतलब एक डेकोरम फॉलो होता है, एक तरह की स्थिति है। तो ये यहाँ पर वैश्विक संस्कृति का अर्थ होगा जो हमेशा विकसित होती रहती है। ये सामग्री वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में शामिल होगी। दूसरा बिंदु, संचार व्यवस्था के द्वारा देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये कम्युनिकेशन इतने अच्छे स्तर का है, आज मान लीजिए विश्व स्तर पर कोई भी महामारी आती है या कोई सम्मेलन होता है या वेबिनार होती है या कोई फिल्म महोत्सव होता है तो दूर दराज के जो छोटे छोटे देश हैं वो लोग भी कम्युनिकेशन के आधार पर इतने जुड़ चुके हैं कि वो उस रूप में वहां उस सामग्री को, उस दृश्य को देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का मैच चल रहा है और वैसे राष्ट्रों में वो लाइव देखा जा रहा है। ये है कम्युनिकेशन, ये है संचार। तो ये वैश्विक संचार किस तरह लोगों को प्रभावित करता है, वहां की तो हमारी जिंदगी में इन सभी बदलावों को शामिल करने की दृष्टि से हम वैश्विक व्यवस्था के अंदर, इस वैश्विक संस्कृति के अंदर शामिल कर सकते हैं और शामिल करने के आधार पर हम देख सकते हैं कि वो किस तरह एकीकरण करने का काम कर रहे हैं, किस तरह के पर्यावरण को बनाने का काम कर रहे हैं और किस तरह के राजनीतिक आधार पर वैश्वीकरण की दशा प्राप्त हो रही है। अब यह आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है। देखो, भारत में मतदान कैसे होता था? पहले जब कोई व्यक्ति या महिला पुरुष 18 साल का हो गया, वोट डालने जाता था तो उसे एक सफेद रंग की या लाल रंग की पर्ची मिलती थी। वो स्टैंप पे से मोहर लगाता था, अपने प्रत्याशी के सामने घड़ी करके उसको डब्बे में डाल देता था। अब ये हमारी परंपरागत तकनीक थी भारत की। धीरे धीरे विश्व के स्तर पर संचार, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई
और पता लगा कि साहब ईवीएम मशीन भी कोई नई चीज आ गई है। अब ईवीएम मशीन के अंदर क्लिक करेंगे तो वोटर को वोट डल जाएगा, टाइम कम लगेगा और उसकी गणना भी आसान हो जाती है। शुरू में लोगों ने विरोध भी किया, हर नए परिवर्तन का होता है। बाद में आज आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर मतदान तो हो रहा है मगर पर्ची से नहीं, ईवीएम के माध्यम से। अब ये ईवीएम सबसे पहले विश्व के किसी राष्ट्र में आई होगी, फिर अमेरिका में गई होगी, फिर जर्मनी में गई होगी, और पता लगा कि आज विकासशील राष्ट्रों में कम से कम भारत जैसे 70 से 75 ऐसे राष्ट्र है जहां पर मतदान प्रणाली में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। तो ईवीएम का जो प्रयोग हो रहा है ये राजनीतिक वैश्वीकरण का उदाहरण है। तीसरी बात है वैश्विक आधार पर पर्यावरण का संरक्षण। आज यदि मैं किसी से प्रश्न करूं सीधे सीधे कि भाई आज विश्व में चुनौती क्या है, सब पता क्या कहेंगे, अरे साहब ओजोन में छेद हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, हमारे जो ठंडे प्रदेशों के हिमस्खलन हो रहा है, ग्लोबों पे से बर्फ पिघल रही है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग पोल्यूट सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं। यानी क्या चीज निकल के आई, पर्यावरण के सामने चुनौती। अब पर्यावरण के सामने चुनौती है तो भारत वाले इसलिए कुछ नहीं हो सकते कि हम पीपल और तुलसी का पेड़ लगा के पर्यावरण बढ़िया कर देंगे। अरे भाई हमसे ज्यादा पर्यावरण की सुंदरता अन्य राष्ट्रों में भी हो सकती है, लेकिन यदि ओवरऑल पृथ्वी पर हानिकारक विकिरणों का प्रभाव बढ़ेगा, हम लोग केमिकल्स का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, हम लोग पोल्यूशन वाली जिंदगी जिएंगे, तो कहां तक स्वस्थ रह सकते हैं। इससे हम नहीं पूरे विश्व की आबादी खतरे में पड़ जाएगी। ये जो मुद्दा है ये पर्यावरण संरक्षण का है जो कि वैश्विक मुद्दा है। इस मुद्दे को वैश्वीकृत समाज की सामग्री के रूप में हम शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक एग्जांपल और बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहुत ज्यादा एड्स के बारे में सचेतना के स्लोगन लिखे जाते थे। 90s से 2005 तक का समय जो था कि एड्स बहुत महामारी है, एड्स से बचाव बहुत मुश्किल है, और मतलब बहुत ज्यादा सरकार का विज्ञापन पे खर्च होता था। आजकल आपने देखा पिछले 10 साल से एड्स के ऊपर ज्यादा विज्ञापन नहीं है, टीवी पर कोई प्रचार प्रसार नहीं है, एड्स के बारे में कोई जनजागरण नहीं है और एड्स के आंकड़े भी नहीं बढ़ रहे। इट मीन्स इसे बोलते हैं मोबोफीबिया। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना, किसी वस्तु की काल्पनिकता के आधार पर आंकड़ों के साथ छल बदल कर देना, ऐसी स्थिति बना देना जिससे कि विश्व स्तर पर त्राई त्राई मच जाए। देखिए पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आज भी वही है, करप्शन की वही प्रॉब्लम है, एड्स भी होता ही होगा, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वो हवा नहीं बना। इसको आप मोबोफोबिया को हवा से समझ सकते हैं। जब किसी चीज का हवा बन जाता है तो वैश्विक स्तर पर चुनौती आती है। आज जैसे कोविड का हवा बना हुआ है, चीन ने तो अपना काम कर दिया, जैसा कि समाचार पत्रों के निष्कर्ष कहते हैं, उसने लैब में से प्राकृतिक वायरस बना के भेजा, खुद भी अनसेफ है, पूरी दुनिया को भी अनसेफ कर रहा है। अब आप सोच रहे हो इसके पीछे उसका फायदा क्या है? बिल्कुल फायदा है। उसने जो गरीब राष्ट्र थे, जो अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे तकनीक में, अब उनका सारा ध्यान कहां पे आ गया? लोगों को बचाने में। इकोनॉमी का आधा हिस्सा खर्च हो रहा है दवाइयों पर, अस्पतालों पर, यानी और वो चीन अब पीछे से ग्रोथ करके नए नए प्रोडक्ट बना रहा है। कहने का मतलब है कि वो अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बरकरार कर रहा है, मार्केट बढ़ा रहा है, और हम सब उसके जाल में फंसकर वैश्विक आधार पर इस कोविड का शिकार होकर दवा दारू इन पे खर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रही है और ये एक हाहाकार मच गया। ये सब जो हो रहा है ये वैश्वीकृत समस्याएं हैं जिनको समाज शास्त्र में शामिल किया जाना चाहिए। ये वैश्वीकरण के समाज शास्त्र की विषय वस्तु है। अब इसकी हम और तुलना करें, आर्थिक एवं वित्तीय वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था का वित्तीय संबंध एक ऐसा तथ्य है जिसकी प्रकृति और परिणाम की माप करके उसके प्रभाव को समझा जा सकता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पहले जब पश्चिम के पूंजीवादी देशों में बढ़ते हुए करों और राज्य में व्यय में होने वाली वृद्धि, वियोजन में कमी, मजदूरी में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण एक नए तो संपूर्ण विश्व में लगी कि विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संकट पैदा हो गया है या नीतियों को बनाने में एक विशेष प्रकार की स्थिति बन गई है। इस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक उदारीकरण को जाने लगा, कारपोरेट टैक्सों को कम करने में एक प्रयास के रूप में था, जिसके द्वारा व्यक्तिगत और कारपोरेट टैक्सों को कम करने के साथ साथ एक ऐसी विधा विकसित की जाने लगी जिस पर संस्कृति बने,
स्वतंत्र व्यापार हो और वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि की जा सके। विकासशील तथा अल्प विकसित देशों ने इसी वैचारिकी को इसलिए अपनाना शुरू कर दिया जिससे वे अपनी वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए विदेशी पूंजी प्राप्त कर सके। स्पष्ट है कि वैश्वीकरण का समाजशास्त्र आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन करता है और उनके परिणामों का विश्लेषण करता है। देखिए, इस बिंदु के अंदर हमने देखा कि आज पूरे विश्व के अंदर जो उदारीकरण की स्थिति आई, जो 92 में इसका पहला प्रयास माना जाता है, भारत में भी। अब आप समझेंगे साहब ये उदारीकरण कैसे आया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। पहले भारत में बना हुआ माल ही भारत में बिकता था। विदेशी कंपनियों को ना तो माल बेचने की छूट थी, ना वो यहाँ उत्पादन कर सकते थे, यानी अपना अपना काम खुद करो। यही कारण था कि टेलीविजन की कंपनी का उदाहरण दे रहा हूं, दो ही कंपनी फेमस थी, टेस्ला और वेस्टर्न। अगर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो घर में दो ही टीवी आते थे, टेस्ला का या वेस्टर्न का। धीरे धीरे 92 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जब थे, उन्होंने उदारवाद को अपनी रणनीति में शामिल किया। अब उदारवाद जब रणनीति में शामिल हुआ तो धीरे धीरे जापानी, फ्रांस की, यूरोप की कंपनियां भारत में आने लगी और आज स्थिति क्या हो गई है कि नए नए जॉब्स यहाँ पे आने लगे हैं, नए नए प्रोडक्शन आने लगे हैं। यामा गाड़ी जो पहले जापान में बनती थी हिंदुस्तान में बन रही है, मारुति के शोरूम खुल गए, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और कंपनी बाहर की माल हिंदुस्तान में बन रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह है उदारीकरण का आर्थिक पक्ष। इस आर्थिक पक्ष को हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में वैश्विक समाजशास्त्र में शामिल कर सकते हैं, इनके परिणामों का अध्ययन कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु है स्थानीय दूरियों की कमी का अध्ययन। देखिए, विल्बर्ट मूरे ने वैश्विक समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक स्तर पर एक विश्व के रूप में विभिन्न ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के रूप में इस विज्ञान को स्पष्ट किया था। उन्होंने यहां तक कहा कि आज व्यक्ति का जीवन संसार में किसी भी स्थान पर घटित होने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है। इस अर्थ में वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एक स्थान से दूसरे रूप में बदल जाता है। यही दशा है कि दुनिया के सभी समाजों में सामाजिक अंतःक्रियाओं के क्षेत्र का विस्तार होने लगता है और इस बात पर बल दिया गया है कि वैश्वीकरण का मुख्य विषय सामाजिक घेरे का इस तरह सिकुड़ना है जिससे मानव की भौगोलिक सीमाओं को नए सिरे से समझाने की आवश्यकता पैदा हो जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राष्ट्र राज्यों की जगह उन वैश्विक नगरों का महत्व अधिक हो गया है जो आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होने के कारण सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। विभिन्न देशों के बीच स्थानीय पृथक्करण में होने वाला परिवर्तन बढ़ते हुए प्रवास के रूप में भी देखा जा सकता है। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंधों, नई प्रौद्योगिकी के विनिमय तथा पर्यटन आदि के कारण बढ़ते हुए प्रवास से उनके पारस्परिक संबंधों की संरचना और विश्वासों की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। हम कह सकते हैं वैश्वीकरण का समाजशास्त्र घटते हुए स्थानीय पृथक्करण की प्रकृति के कारण वह परिणामों की व्याख्या करता है। इस अर्थ में स्थानीय दूरियों की कमी का जो अध्ययन है, इसमें हम समझ सकते हैं आज विश्व में किसी भी स्थान पर कोई घटना घटित हो रही है और उस घटना से वहां विश्व परिदृश्य में बदलाव आ जाते हैं। ये अंतःक्रियाओं के क्षेत्र का विस्तार होने लगता है। इस तरह एक सामाजिक जो घेरा था वो सिकुड़न में आ गया। हमारी ट्रेडिशंस, हमारी परंपराएं मॉडर्न में हो गई। अरे छोटी सी बात है, घर में हम मांडने बनाते थे जिसके अंदर गेरू से या कली से, आज हम स्टिकर लगा रहे हैं। ये स्टिकर हमने पहली बार कहीं देखा ही तो होगा। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इसके साथ चली तो वैश्वीकृत समाज में आज स्टिकर आ गया। आज हर चीज में परंपराओं में मॉडिफिकेशन हो रहा है, आधुनिकता आ रही है। ये क्या हो रहा है? इससे परंपरा सिकुड़ रही है और एक नए प्रकार का समाज बन रहा है। इस तरह विभिन्न देशों के बीच में स्थानीय पृथक्करण से होने वाला परिवर्तन एक प्रवास के रूप में देखा जा सकता है। ये जो मुद्दा है ये समाजशास्त्र के संदर्भ में उस तथ्य को प्रस्तुत कर रहा है जो वैश्वीकरण वाले समाजशास्त्र की विषय वस्तु है।
या मैं स्पष्ट कर दूं, वैश्वीकृत समाज जो बन रहा है, उसकी विषय वस्तु जो बन रही है, ये हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें समझना पड़ेगा कि वैश्वीकरण के द्वारा समाज शास्त्र में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या समझा जाना चाहिए और उसके परिणाम क्या होंगे। आज मैंने 2 मुद्दों को लेकर बात की है। कल वाली क्लास में मैं आगामी जो सामग्री उसको शामिल करता हुआ अध्ययन को नई दिशा व दशा प्रदान करूंगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास आपने ध्यान से सुना होगा और मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ फॉर्मेट आपको स्टडी मेथड में दे दूं, जिससे कि आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।